1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा? देखिए यहां पर जानते हैं मैटर करता है ईस्वी, यहां पर मैटर करता है ईस्वी। अगर आप पंचायती राज संस्था को या स्थानीय स्वशासन को या स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात की अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर के अशोक मेहता समिति ने भी सिफारिश किया है। फिर आपको इसको लेकर के सिंघवी समिति ने भी सिफारिश किया है, इसको लेकर के थुंगन समिति ने भी सिफारिश किया है। तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको लेकर के सिफारिश अशोक मेहता समिति ने भी किया है, सिंघवी समिति ने भी किया है, थुंगन समिति ने भी किया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में मैटर करता है ईस्वी, वर्ष 1989। इस क्वेश्चन का की पॉइंट ईस्वी ही है। और वर्ष 1989 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1989 में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था थुंगन समिति ने। किसने रखा था? थुंगन समिति ने। थुंगन समिति ने रखा था, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। थुंगन समिति ने रखा। वहीं अगर यहां पर प्रश्न यह रहता कि यहीं पर 1986 लिख देता, 1986 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, तब आंसर हो जाता एलएम सिंघवी समिति। तो बात समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसी वजह से चीजों को हमने स्पष्टता पूर्वक रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका जो उत्तर है सी एकदम से सही है। और आप इसको देखने के लिए जो है आप एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ सकते हैं, आप दृष्टि का बुक पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप का बुक आप पढ़ सकते हैं, डीडी बसु का बुक आप पढ़ सकते हैं। इन बुकों में जो है इसको विस्तार पूर्वक जो है आपको दिया गया है। तो एलएम थुंगन समिति, कोई भी डाउट आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। और आज के डेट में पंचायती राज संस्था एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है आपको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसके बाद आगे है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? देखिए संघ के शासन की चर्चा भाग 5 में है, उसके अंतर्गत ही संघीय कार्यपालिका है, संघीय विधायिका है, संघीय न्यायपालिका है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा। और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और कैग। संघीय कार्यपालिका हो, संघीय विधायिका हो, संघीय न्यायपालिका हो, सभी की चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में। और एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पूरे मंथ की अगर हम लोग बात करें, पूरे मंथ का जो है एवरेज, यानी जो टॉपर लिस्ट बनेगा पूरे मंथ का, मतलब एक मंथ में जो 24 टेस्ट होगा उसमें जो टॉपर होंगे, समझिएगा, उसमें जो टॉपर होंगे और टॉप 5 जो होंगे उन्हें संस्थान के तरफ से जो है सम्मानित किया जाएगा। उन्हें संस्थान के तरफ से जो है आर्थिक मदद किया जाएगा। आर्थिक मदद किया जाएगा मतलब अगर आप टॉपर हैं, आपको पटना में रहने में कोई परेशानी हो रहा है, आर्थिक तौर पर, रुपया पैसा के तौर पर अगर आपको परेशानी हो रहा है, क्योंकि अनेकों छात्र हमारे पास आते हैं जो यह बात कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, मेरा रिजल्ट होता है, लेकिन हमको होम ट्यूशन करके पढ़ाना होता है, तो उसमें हम अपने पर पूरा समय नहीं दे पाते हैं, समझ गए। तो अगर इस प्रकार के कोई भी छात्र होंगे टॉप 5 में, तो उन्हें संस्थान जो है आपको आर्थिक मदद भी करेगा, ताकि जो है आपको रहने में जो है किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। लेकिन टॉप 5 अगर मान लिया जाए आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो संस्थान जो है आपको उपहार देगा, यानी कुछ ना कुछ जो है आपको प्रोत्साहित रखने के लिए, आपको प्रोत्साहित रखने के लिए जो है गिफ्ट सब जो है आपको दिया जाएगा। देखिए उससे प्रोत्साहन बना रहता है, उससे मोटिवेशन एक बना रहता है, और कोई खास ये नहीं होता है। आप अपने बचपन को याद कीजिए, हम तो मार कर लिए हैं 15 अगस्त में, समझ गए, भाषण दिए और पक्षपात हुआ, मतलब टॉप 1 2 3 में नहीं आए, तो जो है
हेडमास्टर अपने बेटा या बेटी को, अपने बेटा को दे दिया था, कम से कम हमको तीसरा प्राइज मिलना चाहिए, हम तो हेडमास्टर तक से मार कर लिए प्रोत्साहन के लिए, समझ गए। तो ये चीज होता है, एक मोटिवेशन बना हुआ रहता है पढ़ाई में, और मोटिवेशन का जीवन में बना हुआ रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझ गए। तो इसी वजह से कुछ लोग इसका कटाक्ष भी करते हैं, तो उन चीजों में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, समझ गए। और इस चीज से तो आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब तक आप इस चीज से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं। लोग कटाक्ष करे या लोग हमारा समर्थन करे, उससे हमको खाक कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर समर्थन करता है तब पर भी नहीं फर्क पड़ता है, और कटाक्ष करता है तब पर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा इच्छा है देने का, हम देते हैं। हम जब से कोचिंग खोले हैं 50 रुपया इनाम दिए हैं, लेकिन दिए हैं, समझ गए। रुपया ऐसा नहीं है कि आप लोग आए हैं तब हम रुपया इनाम के तौर पर देना शुरू किए हैं, नहीं। 2017 में जब कोचिंग खोले थे तब से लेकर आज तक 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, जिस समय जो कैपेसिटी था, अभी तक तो 20 रुपया से 10 रुपया से लेकर के 5000 तक हम प्राइज दिए हैं बच्चा को, समझ गए। तो ये चीज है, तो जो है आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, और आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप मेहनती हैं तो, मेहनती ना है तब तो कोई उपाय ही नहीं, समझे। तो ये हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26, यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है और इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन संबंधी प्रावधान की चर्चा है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40, यह एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 98, संसदीय सचिवालय को लेकर प्रावधान है। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत संसद का 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का अपना सचिवालय है और राज्यसभा का अपना सचिवालय है। तो लोकसभा के सचिवालय और राज्यसभा के सचिवालय के विषय में जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 98। फिर अनुच्छेद 239 की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 239। क्या होगा उत्तर? ए। चलिए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? देखिए, एक बात जानिए आप, राज्यसभा में टोटल सदस्य 245 है। 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो जो 12 मनोनीत होते हैं राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से, यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से करेंगे। यह प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। वही दूसरा, राज्यसभा के 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें कौन सी विशेषता सही है? यानी भारत में देखिए, भारतीय संविधान की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो गुण है वह संघीय गुण है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? पहला, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। मतलब संसद के निम्न सदन मतलब लोकसभा। क्या लोकसभा में सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व होता है? यानी लोकसभा में हर राज्य, यानी बिहार को 40 सीट है तो उत्तर प्रदेश को भी 40 है, बंगाल को भी 40 है, महाराष्ट्र को भी 40 है, नहीं ना है। हो समान प्रतिनिधित्व थोड़े है, असमान प्रतिनिधित्व है। किसी को 40 है, किसी को 48 है, किसी को 80 है, किसी को 42 है, किसी को 39 है। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीट है, महाराष्ट्र को 48 सीट है, पश्चिम बंगाल को 42 है, बिहार को 40 है, तमिलनाडु को 39 है। तो एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ये गलत है। द्वैध शासन, द्वैध शासन है। कैसे द्वैध शासन है? तो देखिए,
केंद्रीय स्तर पर अलग शासन प्रशासन है और राज्य स्तर पर अलग शासन प्रशासन है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर शासन प्रशासन को देखते हैं और राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल मिलकर देखते हैं। तो केंद्रीय स्तर का शासन प्रशासन अलग है, राज्य स्तर का शासन प्रशासन अलग है। और द्वैध शासन, दो स्तरों वाली सरकार, दो स्तरों वाली शासन संघीय शासन की विशेषता है और यह भारतीय संविधान में, मूल संविधान में यह चीज है। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, लेकिन मूल संविधान में द्वैध शासन ही था, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। तो यह सही है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है? नहीं। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में भी तो हर राज्य को अलग अलग प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश को 31 है, महाराष्ट्र को 18 है, बिहार को 16 है, तो हर राज्य को तो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, यह भी गलत है। दोहरी नागरिकता, क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। तो यह भी क्या है? आपको गलत है। आंसर हो जाएगा बी, यही सही है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। संघीय शब्द जो है आपको प्रस्तावना में नहीं है, बाद बाकी सब शब्द है। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष था, एगो था एच.सी. मुखर्जी और एगो दूसरा था वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे। 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे और वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के द्वितीय उपाध्यक्ष 16 जुलाई 1947 को बनाए गए थे। तो संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे, एक आपको एच.सी. मुखर्जी और दूसरा वी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे और वी.टी. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को बनाए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्या? सी। सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि संविधान सभा में मुसलमानों का चलने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के लिए जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस 208 सीट जीता, जबकि मुस्लिम लीग मात्र 73 सीट जीता, जिससे मुस्लिम लीग को यह आभास हो गया कि संविधान सभा में उसका चलने वाला नहीं है। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया।